यूसुफ भाई, दो तीन चीजें हैं। अ, अभी तो मतलब पोर्टफोलियो भी नहीं बटा है, और जैसी खबर आई है कि केरल से सुरेश गोपी साहब जो मंत्रिमंडल में लिए गए हैं, एक सीट जीत के आई है कांग्रेस, उन्होंने मतलब अपने ओथ के बाद अब उनकी तरफ से पेशकश हुई है, और उन्होंने कहा है कि वो मंत्रिमंडल में नहीं रहना, वो मंत्री पद नहीं रहना चाहते हैं। कारण उन्होंने बताए हैं कि उनकी बहुत सी पिक्चरें ऑन फ्लोर हैं, उनकी जरूरत वहां पे है, और वो एज एमपी वहीं पे केरल में रह के ज्यादा बेहतर काम करेंगे। लेकिन जो अदरवाइज जो लोग रीजन बता रहे हैं कि केरल में अगर गोपी साहब जो वहां के एक बड़े स्टार हैं, अगर वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे, तो ये कुछ वैसा ही होगा जो अमिताभ बच्चन का। मैं अभी वो भी दर्शकों को बताऊंगा, उनकी फिर पिक्चर देखने वाला कोई नहीं रहेगा, ना यूडीएफ के लोग देखेंगे ना एलडीएफ के लोग देखेंगे, और बीजेपी के लोग गिनती मात्र के हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको याद हो तो अमिताभ बच्चन ने भी गलती की थी, सुपरस्टार बन के वो आ गए थे कांग्रेस के उसमें, और फिर जितना नॉन कांग्रेस वाला था वो कहीं ना कहीं उनकी पिक्चरों से भी लोगों का मन नहीं होता था देखने का। ये फैक्ट भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका कमर्शियल वो ज्यादा आड़े आया है। और दूसरा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ये रात में उनको पता लगा क्या, जो कुछ लोगों ने पूछा भी है ट्वीट करके, कि रात में उनको पता लगा क्या कि उनकी इतनी पिक्चरें हैं। अरे भाई, फिर शपथ ही नहीं लेते। ये जो एक छीछा लेदर कराने का काम है, उसका सिलसिला तो शुरू हो गया है, लेकिन रेगुलर मीडिया उस पर कुछ बोलेगा नहीं। एक तो मैं इस पे आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा कि ये अभी शुरुआत है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जैसा अरुण जी ने कहा ना राहुल गांधी के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का कहीं ना कहीं प्रेशर और न्याय पत्र जो है कांग्रेस का, वो बिना कहे उसका रिफ्लेक्शन तो आएगा अब इस सरकार में। कितना आएगा, कैसे आएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बहुत से उन्होंने एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स दे दिए हैं कि आपको ये करना चाहिए। मोदी जी उसको कितना कर पाएंगे, निर्मला सीतारमन ही रहेंगी या कोई और रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। और तीसरी बात, मुझे ये लगता है कि मोदी जी से अब कोई घुमा फिरा के, हमारे कुछ दर्शक कह रहे हैं कि नहीं नहीं देखिए कितना बढ़िया उन्होंने अल्पसंख्यकों, मोदी जी से ये उम्मीद करना, वो लाख बोलते जितना रहे कि हम सबके लिए हम ये हैं, मुसलमानों का कोई रिप्रेजेंट, क्योंकि उन्होंने दो लोगों को बिना राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनाए भी मंत्री बनाया है। उन्होंने बिट्टू को अगर मंत्री बनाया है, तो वो किसी मुसलमान को भी बना सकते थे। तो ये लॉजिक कहना कि कोई जीता ही नहीं है। तो मैं इन दो तीन चीजों पे आपका एक वक्तव्य चाहूंगा, यूसुफ किरवानी साहब। और मूल बात तो वो है ही कि मोदी जी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं कि ज्यादा वीक नजर आ रहे हैं, यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं केरला वाली करूंगा, जो गोपी जी को इन्होंने बनाया है उसका खंडन हो गया है। गोपी जी ने उसका खंडन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये र्यूमर फैलाई जा रही थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हकीकत यही है कि कल उन्होंने ऐसा किया था कि भाई मेरे पर दबाव है फिल्मों का और मैं नहीं बनना चाहता हूँ। लेकिन वो एक ड्रामा है पूरा। जो बीजेपी संस्कृति में जो लोग आ जाते हैं वो इस तरह के ड्रामे करते हैं, वो आदी हैं उसके। नहीं करूँ, नहीं मंत्री पद चाहता हूँ, फिर आप क्यों बन गए साहब, आपके पास इतनी फिल्में हैं। तो ये सारा ढकोसला था। गोपी जी ने फिर से माइलेज लेने के लिए मीडिया में इस तरह की खबर चलवाई और आज इसका खंडन कर दिया कि नहीं नहीं साहब, ये तो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोग हैं जो इस तरह की झूठी अफवाह फैला रहे हैं। मैं पूरी तरह से इस पद को स्वीकार कर रहा हूं और मैं काम करूंगा। तो एक बात तो ये साफ हो गई। जहां तक अमिताभ बच्चन की बात है, देखिए अमिताभ बच्चन का मुकाबला भारतीय सिनेमा का कोई भी बड़े से बड़ा कलाकार नहीं कर सकता है। ये इसमें कोई मुझे एडमिट करने में कोई गुरेज नहीं है। और रजनीकांत एकमात्र दक्षिण भारत के अभिनेता हैं जो अमिताभ बच्चन का मुकाबला कर सकते हैं। अदरवाइज अमिताभ बच्चन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हालांकि मैं अमिताभ बच्चन की नीतियों से, उनके विचारों से जरा भी सहमत नहीं हूँ। वो गुजरात के राजदूत रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं, इन सब सारी बातें अलग हैं। लेकिन उनकी जो काबिलियत है, उनका जो अभिनय है, वो बेहतर है। वो मैं उसके बारे में मेरी दो राय नहीं है कोई। एक बात तो ये हो गई। मूल मुद्दा है जो महाराष्ट्र का, वो आपने चर्चा नहीं की आनंद जी। महाराष्ट्र में खुद देवेंद्र फडणवीस जो है आगे आए और उन्होंने कहा कि साहब जो प्रफुल्ल पटेल हैं उनको हम बाद में एडजस्ट करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा क्या? क्या मंत्रिमंडल का विस्तार अगले 6 महीने से पहले हो जाएगा या 6 महीने में हो जाएगा? प्रफुल्ल पटेल क्या तब तक वेट करेंगे? और 6 ही महीने के अंदर जो है
महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव है। प्रफुल्ल पटेल के लिए अजीत पवार गुट को कहलवाया गया, जो एनसीपी का नेतृत्व करते हैं अजीत पवार, कि आप जो राज्य मंत्री बन जाइए। उन्होंने साफ कह दिया प्रफुल्ल पटेल ने कि मैं कैबिनेट मंत्री से नीचे कोई समझौता नहीं करूंगा और मैं नहीं बनूंगा। 6 महीने बाद चुनाव है, सितंबर से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी महाराष्ट्र में। तो आखिर वो मंत्रिमंडल विस्तार क्या सितंबर से पहले हो जाएगा? कहीं ना कोई पेच जरूर चलेगा और खटास तो अभी से आ गई है। अजीत पवार, एनसीपी, अजीत पवार और भाजपा के रिश्तों में खटास अभी से आ गई है, वरना देवेंद्र फडणवीस को किसी सफाई की जरूरत नहीं थी। और फिर इसके बाद अजीत पवार ने जो बयान दिया है एएनआई को, उसमें उन्होंने बहुत साफ बात कही है कि फला महीने में राज्यसभा चुनाव है, हमारे 2 लोग और बढ़ जाएंगे तो हमारे 5 लोग हो जाएंगे केंद्र में, तो हमारी तो 2 सीट बनती ही बनती है मंत्री पद की। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमारे 2 मंत्री तो होने ही चाहिए। तो क्या सितंबर से पहले मोदी जी मंत्रिमंडल विस्तार करके एनसीपी, अजीत पवार, महाराष्ट्र जहां चुनाव होने वाला है, उनके 2 लोगों को एडजस्ट करेंगे और प्रफुल्ल पटेल को क्या कैबिनेट मंत्री बनाएंगे? ये समय के गर्भ में है, लेकिन ये महाराष्ट्र में नए राजनीतिक समीकरण बना सकता है, नए गुल खिला सकता है और अजीत पवार चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, प्रफुल्ल पटेल की जो छवि है वो बहुत ही भ्रष्ट और बेईमान किस्म के नेता की है, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से बाहर भी। तो अब मोदी जी कितना दांव पे लगाते हैं अपनी छवि को, ईमानदार छवि को। भाई मोदी जी के पास तो आगे पीछे कुछ है नहीं, झोला उठा के उनको उन्होंने कहा ये मैं चल दूंगा। तो इतने ईमानदार व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो क्या एक बेईमान पार्टी के तमाम नेताओं को एडजस्ट करेंगे वो सितंबर से पहले, महाराष्ट्र के चुनाव से पहले? एक तो ये बात है। दूसरी बात जो मुसलमानों की है आनंद जी, देखिए मैं अगर एक पत्रकार की तरह बात करूं तो निश्चित रूप से जो अभी अरुण कुमार शर्मा जी ने कहा कि ये बहुत ही बड़ा मतलब गलत हुआ है कि आप किसी जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है इंडिया की, मुसलमान जो है इस देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, सिख उसके बाद कहीं आते हैं, तो उनको आप प्रतिनिधित्व ना दें अपने कैबिनेट में, ये आपकी इच्छा पे है। बहरहाल आप उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आपका जो एक तरफा बयान रहा है मुसलमानों को लेके, तो उसमें ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने उनको कोई मंत्री नहीं बनाया। लेकिन मोदी जी के पास एक बहुत अच्छा मौका था। मैं चाहता हूं कि आनंद जी ये बात सुने आप। मोदी जी के पास ये 16% मुसलमान हैं, ये याद रखें आप। नहीं, मैं आपकी बात टोक रहा हूं अरुण जी। जो प्रशांत किशोर हैं तथा कथित रणनीतिकार, राजनीतिक रणनीतिकार, उन्होंने तो कहा है कि 18% मुसलमान हैं। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि 18% मुसलमान हैं और उन्होंने मिलकर सबने जो है मोदी जी को हरा दिया, बीजेपी को हरा दिया। ये प्रशांत किशोर का कहना है, जो भाजपा समर्थक हैं और भाजपा की नीतियों में विश्वास करते हैं। तो खैर वो अलग मुद्दा है, ना बनाए मोदी जी, उनकी इच्छा के ऊपर है भाई, वो दबाव तो उनके ऊपर नहीं डाला जा सकता। लेकिन जो आनंद जी, मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सुने। मोदी जी के पास एक मौका था कि वो एक मुसलमान को, ऐसे मुसलमान को मौका दे सकते थे कि उनकी पूरे दुनिया में जय जयकार हो जाती। और वो मुसलमान कौन है? वो मुसलमान हैं लद्दाख से चुने गए एक सांसद हाजी हनीफा साहब। हाजी हनीफा साहब लद्दाख से चुने गए हैं और जहां पर लद्दाख में जो वोट हुआ है, जनमत संग्रह जिसे कहते हैं, वहां के लोगों ने किया है कि लद्दाख को उन्होंने आउट एंड आउट यूटी के रूप में रिजेक्ट कर दिया है। यानी लद्दाख के लोग कहते हैं कि हमें यूनियन टेरिटरी नहीं चाहिए, और इस आधार पे उन्होंने वोट मांगा था। जो हनीफा साहब हैं, उन्होंने इस आधार पर वोट मांगा था लद्दाख में और वो जीते हैं। और उनको सभी वहां के जितने भी धार्मिक संगठन हैं, उन्होंने मिलकर अपना उम्मीदवार बनाया था। तो मोदी जी के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वो किसी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या किसी और दल के आगे हाथ फैलाने के बजाय सीधे लद्दाख के व्यक्ति को उठाते। और जब आप सभी क्षेत्रों को ईमानदारी से प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, जिसकी आपने अभी चर्चा भी की और प्रशंसा भी कर रहे हैं आनंद जी, तो लद्दाख क्यों महरूम रहे? जब जम्मू कश्मीर से आप किसी को नहीं बना रहे हैं तो कम से कम लद्दाख से किसी को बना देते। तो कहने का आशय यह है कि मोदी जी के मन में जो खोट था वो सामने आ गया है। वो अगर चाहते तो मुसलमान को लद्दाख के जरिए एडजस्ट कर सकते थे। और मोहम्मद हनीफा साहब जो चुने गए हैं, वो वहाँ के काफी बढ़िया और अच्छे नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। खैर वो एक अलग विषय है, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मोदी जी के पास एक ये भी मौका था कि वो उनकी जो फ्रेंचाइजी लेके बैठे हुए हैं, जो दुकान चलाते हैं, ओवैसी साहब, उनको भी मौका दे सकते थे कि आइए ओवैसी साहब, हम आपको मंत्री बना देते हैं। और मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर होता
क्योंकि देखिए ओवैसी के लिए मुसलमानों का एक सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं आज। और ओवैसी को अगर बनाते मोदी जी तो ये गेम चेंजर होता, तमाम मुसलमान उनके समर्थन में आ सकते थे। हालांकि पता नहीं ओवैसी साहब इस प्रस्ताव को स्वीकार करते या नहीं करते, लेकिन वो कम से कम जो बी टीम कहलाती है ओवैसी की पार्टी, और वो दुकान चला रहे हैं, बाकायदा भाजपा की दुकान चलाते हैं, उसे भाजपा की दुकान हम लोग खुलकर बोलते हैं। तो उनके पास एक मौका था मोदी जी के पास कि ओवैसी को बना सकते थे। और फिर मैं कह रहा हूं कि ओवैसी की ईमानदारी में, काबिलियत में कोई कमी नहीं है, वो डिजर्व करते थे कि उनको एक मंत्री पद दिया जाता और मोदी जी की मंत्रिमंडल में बड़ा चार चांद लग जाता। तो मोदी जी इस मौके पे चूक गए। लेकिन जो असली कमजोर कड़ी है इस सारे मामले की, कल के मंत्रिमंडल विस्तार की, वो महाराष्ट्र है। आप महाराष्ट्र में जो हुआ है उसको यूं ही मत छोड़िएगा, उसको आने वाले समय में महाराष्ट्र जो है वो एक नया समीकरण खड़ा करने जा रहा है और वहीं से शुरुआत होनी है इस एनडीए में तोड़फोड़ की। ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसे मेरी भविष्यवाणी है। एक तो ये बात हो गई। एक और विषय है जिसको मैं जानबूझकर छेड़ रहा हूं, जिसका जिक्र अभी नहीं हुआ है, वो ये है कि जो भाजपा आईटी सेल के प्रभारी हैं अमित मालवीय, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है। और यौन शोषण का आरोप जो है आरएसएस के सदस्य शांतनु सिन्हा साहब ने लगाया है। शांतनु सिन्हा का क्या कद है आरएसएस में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो खुद को मेंबर कहते हैं उसका। और वो ये हकीकत है कि वेस्ट बंगाल में आरएसएस का काम देखते हैं और उसके कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से वो जुड़े रहे हैं, ये उनके बारे में क्लियर है। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि ये अमित मालवीय होटलों में महिलाओं को बुलवाता था और हमारे ऑफिस में आके महिलाओं को बुलाता था, और सीधा सीधा उन्होंने तमाम आपत्तिजनक बातें कही हैं जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, इशारों में उसको समझिए आप लोग। इस पर जो है अमित मालवीय ने बाकायदा 8 जून को एक नोटिस भेजा है और उस नोटिस की खबर एएनआई ने दी है। लेकिन एएनआई ने ये बदमाशी की है, बदमाशी वर्ड मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि मीडिया में हूं तो मैं इतना समझता हूं कि क्या हरकत है ये, कि एएनआई ने पूरी जानकारी नहीं दी है कि क्या घटना है। अगर आज कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को नहीं बताया होता तो देश महरूम रहता कि इतना बड़ा कांड हो गया है देश में और कोई बोलने वाला नहीं है। और एएनआई अगर खबर चला रही है तो 2 लाइन की खबर चला रही है कि अमित मालवीय ने नोटिस भेजा है कानूनी। तो ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया आज कहां गायब है, क्यों नहीं डिबेट कर रहा है, क्यों नहीं इस पर बात कर रहा है, कोई वेबसाइट इस खबर को चलाने को तैयार नहीं है। सर हिंदी पे जरूर हम लोगों ने लगाया है इसको। तो कहने का आशय ये है कि इस देश में जो पतन की शुरुआत है, कल जब मोदी जी ये शपथ ले रहे थे और तमाम बातें हो रही थी तो ये घटना साथ साथ हो रही थी, अमित मालवीय नोटिस भेज रहे थे। तो ये सब चीजें चल रही है देश में जो आपके पाठकों को जानना जरूरी है। आनंद जी।